Good morning, students. Anita Mathur, Department of Geography, Babu Shobaram Government Arts College, Alwar. Subject BA Honours Part 2 Geography, Biogeography. कल हम उसमें बात कर रहे थे कि किस प्रकार से वनस्पति का जो विश्व वितरण है उस पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। ये टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था। इसके पहले हम इसका डिस्पर्सल और डोमेस्टिकेशन इसकी बात कर चुके हैं। तो कल की क्लास में हमने बात की थी सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा और तापमान के बारे में कि ये किस प्रकार से वनस्पति के कवर को, वनस्पति के वितरण को प्रभावित करता है। आज हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे, वायुमंडल की आर्द्रता की बात करेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जलवायु में जो नमी होती है उसे हम वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। इसे ताप सापेक्षित आर्द्रता, हम इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षित आर्द्रता के रूप में व्यक्त करते हैं, परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं। और आर्द्रता किसी भी स्थान के दाब, ऊंचाई, तापमान, स्थानीय वायु, वनस्पति, मृदा और जल की मात्रा पर निर्भर करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किन चीज़ों से डिसाइड होती है, वो सारे फैक्टर्स ये हैं। यदि अधिक आर्द्रता वाले स्थानों पे उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। वहाँ पे आर्द्रता अधिक है तो वहाँ पर हम उसको हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। हाइग्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो अपने लाइकेन या जो ये काई जम जाती है वो इस श्रेणी में आते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता और नमी का सीधा प्रभाव जो वनस्पति होती है उस पर पड़ता है, क्योंकि वाष्पोर्जन जो इसका एवापोरेशन होता है, वाष्पोर्जन होता है, उसकी दर जो होती है वो यहाँ पर प्रभावित होती है। वनस्पति के प्रकार निर्धारण में आर्द्रता जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अधिक आर्द्रता वाले प्रदेशों में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और कम आर्द्रता वाले प्रदेशों में शुष्क और कटीली वनस्पति पाई जाती है। इस फैक्टर को हम अगर बहुत अच्छे से समझना चाहें तो हम भारत की एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में क्या है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु का क्या मतलब होता है? जब हवाएं मौसम के अनुसार चलती है। भारत में इससे क्या आशय है कि 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ और 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ, और इसमें सुस्पष्ट 3 ऋतुएं पाई जाती है। और इस सिस्टम में वनस्पति को एक शुष्क मौसम का सामना करना पड़ता है, और उस शुष्क मौसम का सामना करने के लिए वो क्या करती हैं कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हमारे यहाँ पे एक पतझड़ का मौसम होता है। अपने नमी के बजट को कायम रखने के लिए वो पेड़ जो होते हैं, वो एक प्राकृतिक सिस्टम है उसमें, उसके तहत अपनी पत्तियों को गिराकर सीमित नमी में अपना काम चलाते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो ऐसा इस प्रकार की वनस्पति, जैसे हमने इंडिया के बारे में बात की, पाई जाती है। परंतु जिन क्षेत्र में आर्द्रता की कमी नहीं होती है वहाँ पर पौधों को ये क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को देखें तो वहाँ पे क्या है? वर्ष पर्यंत वायुमंडलीय आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, तापमान भी ऊंचा रहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि पौधों के लिए, वनस्पति के लिए एक आदर्श परिस्थितियाँ वहाँ पर पैदा हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है? सदाबहार वनस्पति मिलती है। ना केवल सदाबहार वनस्पति मिलती है, वृक्षों का आकार बहुत ऊंचा होता है, तने बहुत मोटे होते हैं, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, पत्तियाँ थोड़ी में ज़्यादा हरापन होता है, और सबसे अच्छी बात होती है कि वहाँ पर पर्याप्त नमी के कारण उनको अपनी पत्तियाँ गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप इन दोनों के एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ जाता है कि वायुमंडल की आर्द्रता किस प्रकार से पौधों पे या वनस्पति पर प्रभाव डालती है। अगर हम रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर कटीली वनस्पति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है शुष्क और कटीली वनस्पति? क्योंकि आर्द्रता कम है और
वो जो उसके कटीली वनस्पति की वजह से क्या होता है कि उसमें से जो थोड़ी बहुत भी नमी है वो बाहर नहीं निकलती है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो अपना अस्तित्व सा बनाए रख लेते हैं। उसमें हरेपन की मात्रा कम होती है, और वो एक भूरी सी सूखी सी जो झाड़ियाँ होती हैं वो उस माहौल में भी अपनी जो अपना सिस्टम है, अपना जीवन है, उसको बचाए रखने में कायम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं वर्षा की। वर्षा जलवायु का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वनस्पति का आधार है। तो वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के द्वारा हमारे सामने आती है, और कई क्षेत्रों में वो ओलावृष्टि भी होती है, हिमपात भी होता है, ओस भी गिरती है। ये सारे वर्षा के ही विभिन्न प्रकार के रूप हैं। हम क्या मानते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा नमी आसमान में पहुंच जाती है, ऊपर पहुंच जाती है, फिर संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बादल बनते हैं, और उसी बादल से जो है वो वर्षा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ये जो वर्षा है ये किसी भी प्रकार की वनस्पति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्राकृतिक वनस्पति का जो निर्धारण होता है वर्षा की मात्रा, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वर्षा के दिनों की संख्या पर निर्भर करता है। वर्षा के दिनों की संख्या क्या होती है कि कुछ तो जैसे ये मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र हैं, 2 महीने में सारी वर्षा हो जाती है, वो भी बहुत अनिश्चित है। हमारे यहाँ मानसून के ऊपर डिपेंडेंस से, जैसे इस साल की हम बात करें, अलवर में अधिक वर्षा नहीं हुई, जयपुर में वर्षा अच्छी हुई, परंतु वेल स्प्रेड नहीं थी। वो कुछ बारिश इतनी ज़्यादा हुई, उसी में सारी मात्रा बरस गई, पर एक तरह से वो नुकसानदेह भी हमारे लिए साबित हुई। अगर धीरे धीरे रेगुलर बारिश आती है, कई दिन तक आती है, तो ज़मीन में पानी अच्छी मात्रा में जाता है, और रन ऑफ वाटर कम होने से वो हमारे लिए अच्छा रहता है। पर कई बार क्या होता है, कुछ ही बारिश होती है और वो बहुत एक साथ हो जाती है, तो वो हमारे लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। तो एक बात है कि वर्षा की ना केवल मात्रा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वरन वर्षा के दिनों की जो संख्या है वो भी वनस्पति के लिए बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब हम बात करते हैं वर्षा के अभाव वाले क्षेत्र की। वहाँ पे क्या होता है कि वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, हरियाली नहीं होती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम वाले क्षेत्रों में क्या है, मरुस्थल है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। 25 से 75 वाले जो भाग हैं, वहाँ पे घास जो कम्युनिटी है उसकी प्रधानता होती है। 75 से 150 वाले क्षेत्रों में अच्छे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो उनको अपना बजट बनाना पड़ता है और उस हिसाब से वो ग्रोथ करते हैं, उनका साइज़ वगैरह जो है वो ठीक होता है। और इससे अधिक वर्षा और वर्ष पर्यंत होने वाली वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे। चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, मोटे तने वाले होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है, वर्ष पर्यंत हरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वर्ष पर्यंत वर्षा प्राप्त हो रही है और इससे उसकी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में एक इजाफा हो रहा है। तो ये जो वर्षा की मात्रा और वर्षा के जो दिन हैं, ये हमारे लिए किसी भी वनस्पति के क्षेत्र को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले जलवायु के फैक्टर की, जो है पवन या हवाएं। तो पवन वनस्पति को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप दोनों तरह से, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरह से प्रभावित करती है। पादपों के जो परागकण होते हैं उनका प्रसरण जो होता है वो बड़ी मात्रा में फल और बीजों के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है, प्रसरण होता है, उसमें पवन का बहुत महत्व होता है। और इस पवन की प्रवाह की दिशा का जो प्रभाव है वो भी वनस्पति पर पड़ता है। क्योंकि ये देखिए, अगर आप केरल के तट पे चले जाएंगे, भले ही वर्षा नहीं हो रही है, परंतु फिर भी सापेक्षिक आर्द्रता बहुत अधिक रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो जो हवा चल रही है वो समुद्र से बह के आ रही है, समुद्र के ऊपर से ट्रैवल करके आ रही है, तो उसमें नमी की मात्रा है। तो उसका क्या रिज़ल्ट रहता है
कि वो जो क्षेत्र है उसमें सापेक्षिक आर्द्रता अधिक रहती है। कारण वर्षा नहीं है, यहाँ पे कारण है पवन की दिशा। अगर किसी स्थल क्षेत्र से हवा आ रही है तो उसमें सापेक्षिक आर्द्रता कम पाई जाती है, तो वो पौधों पर उस प्रकार से प्रभाव डालती है। परंतु यदि किसी वाटर बॉडी के ऊपर से होकर पवनें चल रही हैं तो वो सापेक्षिक आर्द्रता को बनाए रखती है। तो वनस्पति के वितरण में ये जो पवनों की दिशा और पवनों की गति, ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल की गैसेस के बारे में। तो वायुमंडल में एक आदर्श स्थिति में गैसेस का पाया जाना बहुत आवश्यक है। हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सब एक निश्चित अनुपात में वातावरण में रहती है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी वनस्पति पर पाया जाता है। ये जो गैसेस हैं ये मानव के जीवन पर ही प्रभाव नहीं डालती है, परंतु ये वनस्पति पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए इसका यहाँ पर आदर्श रूप में होना, बैलेंस रूप में होना, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सारे वो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली हमारे वनस्पति के कवर पर प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त हम और फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है मिट्टी। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? स्थानीय जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के टूटने से, उनका चूर्ण बनने से हमारे सामने वो मिट्टी के रूप में दिखाई देते हैं, हमारे सामने मिट्टी के रूप में होते हैं। अब हर मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। किसी में लौह अंश ज़्यादा होता है, किसी में वनस्पति का अंश ज़्यादा होता है और किसी में एक चिकनापन होता है। कोई मिट्टी बहुत ड्राई होती है, उसके कण अलग अलग होते हैं जिसे हम बालू के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमने मिट्टियों का विवरण आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो ये जो स्थानीय मिट्टियाँ होती है ये भी प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय वनस्पति पर प्रभाव डालती है, प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव डालती है। परंतु अगर हम इसे दूसरी तरीके से देखें तो उन क्षेत्रों में, किसी स्पेसिफिक मिट्टी के क्षेत्र में उसी प्रकार की वनस्पति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है जिसको वहाँ की मिट्टी सपोर्ट करती है। तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के हिसाब से ही इनका विश्व वितरण वगैरह जो है वो पाया जाता है। तो ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो हमारी पृथ्वी पर जो वनस्पति का कवर पाया जाता है, वनस्पति का जो वितरण पाया जाता है, उसको डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं। एग्ज़ाम में जब वनस्पति के वितरण के ऊपर क्वेश्चन आता है तो साथ में ये भी एक पॉइंट कई बार जोड़ दिया जाता है कि जलवायु का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में काफ़ी कुछ बायोम्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और हमने बायोम्स में देखा था कि किस प्रकार से किन क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से शुष्क वनस्पति से लेकर टुंड्रा वनस्पति तक, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की वनस्पति तक एक बहुत वाइड रेंज है जिसमें अलग अलग प्रकार की जलवायु की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो ये चैप्टर में अब हमें आगे देखना है कि इसका जो विश्व वितरण है वो किस प्रकार का है। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ज़रूर देखना होगा कि आपको इसका मैप की प्रैक्टिस भी साथ के साथ करनी है, क्योंकि इस सवाल में मैप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैप के बिना हम इसको अटैम्प्ट करेंगे तो हमें कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मैं एक सन 2018 का एक पेपर, अनसॉल्व पेपर, सॉरी एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर मेरे पास है। तो उसमें जो इस पे क्वेश्चन आए हैं वो इस प्रकार से उन्होंने दिया है कि विश्व में वनस्पति के वितरण पर मिट्टी, जलवायु और वनस्पति का क्या, जीवों का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो हमें उसमें इसी प्रकार से इसका वर्णन
करना पड़ेगा। इन्होंने वनस्पति के विवरण को या वितरण को नहीं मांगा है, इन्होंने वितरण को प्रभावित करने वाले तत्वों को माना है। फिर इसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न जो दिया है उन्होंने वो है विश्व में वनों के वितरण को, तो ये कम्युनिटी में हमने पढ़ा था, फॉरेस्ट कम्युनिटी, उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वितरण माना है। और तीसरा सवाल जो इस खंड में उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है वो डोमेस्टिकेशन पे है, पौधों और जंतुओं के घरेलूकरण पर है। ये आप फर्स्ट ईयर में कल्चरल ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं ये वाला चैप्टर, और आपको ये जो ये सविंद्र सिंह वाली किताब हम देख रहे हैं इसमें भी ये अच्छे से इसका वर्णन इसमें दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और साथ ही साथ जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें तो एक बात ध्यान रखिए कि मैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपने बिना मैप के अटेम्प्ट कर दिया तो उसका उतना अच्छा मार्क्स उसमें आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया है, और हमने इसमें जो वनस्पति का वितरण है उसको प्रभावित करने वाले जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा है। आपको बायोजोग्राफी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे फ़ोन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के टाइम टू टाइम मेरे पास फ़ोन आते भी हैं और मैं यही कोशिश करती हूँ कि उनकी समस्याओं का निवारण हम साथ के साथ करते जाएं, ताकि आप कहीं अटके नहीं। आप ये सोच के मत अटकिए कि ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दें। जहाँ कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं जो आपको असाइनमेंट के लिए पेपर डालती हूँ, आप ये कोशिश कीजिए कि एक रजिस्टर बना के उसको सॉल्व करते रहें। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको एग्ज़ाम डेज़ में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, ऑनर्स का अगर आपने डिग्री लेनी है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके बिना ऑनर्स का कोई मतलब नहीं है। और फॉर्चुनेटली मेरा ये जो बायोजोग्राफी का पेपर है इसमें 2 प्लस पॉइंट्स हैं। पहला प्लस पॉइंट, सिलेबस बहुत लिमिटेड है। दूसरा, ये पेपर स्कोरिंग है, इसमें हम खूब मैप्स बना सकते हैं, खूब चार्ट्स बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने आप हमारे नंबर जो होते हैं वो अच्छे आते हैं, एग्ज़ामिनर हमें अच्छे नंबर देता है। तो आप इस चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए, कल हम जंतु जगत की बात करेंगे। थैंक यू।